नमस्ते साथियों, मैं गौरव त्रिपाठी एसटीएस ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की श्रृंखला चल रही है, निरंतर मेरे द्वारा वीडियोस डाले जा रहे हैं। संघ यानी केंद्र को हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, लोकसभा, राज्यसभा और सदन की कार्रवाई से संबंधित बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। और इससे ठीक पहले हमने कवर किया है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। आज हम महान्यायवादी और अगर राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता, इन दो टॉपिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, किसी भी पद को आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ने का तरीका समझाता हूँ। आप किसी भी आप पद को पढ़ें, जैसे राष्ट्रपति आपने पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ा, या आगे भी आप पद पढ़ेंगे, जैसे आज आप महान्यायवादी पढ़ रहे हैं या महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के आयोगों के अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी आप जब पद पढ़ते हैं, किसी भी आप पोस्ट को पढ़ते हैं, तो तीन चीज़ें विशेष तौर से याद रखिए कि वो तीन चीज़ें आपको सब में पढ़नी है। पहला, उनसे संबंधित 2 या 3 अनुच्छेद आपको सब में पढ़ने हैं, क्योंकि किसी पद से संबंधित बहुत ज़्यादा अनुच्छेद तो होते नहीं हैं। दूसरा, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, त्यागपत्र, ये सब पढ़ना है। ये एक कॉलम है जो आपको लगभग हर पद में पढ़ना है। और तीसरा, उस पर्टिकुलर पद की शक्तियां, कार्य और भूमिकाएं पढ़नी है। ये तीन चीज़ें जब आप लेके चलेंगे, देखिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, पहले से आपके दिमाग में अगर सेट होता है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत सहजता और सरलता से आप चीज़ों को समझने लगते हैं। ब्रेन में आपकी एक मैपिंग रहती है कि मुझे इस विषय में, इस पद पे या इस विषय वस्तु में और क्या ज़्यादा पढ़ना है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको तीन चीज़ें, प्रत्येक पद की भांति ये भी एक पद है महान्यायवादी का, 3 प्रमुख चीज़ें पढ़नी है। प्रश्न उन्हीं 3 चीज़ों से आपको मिल जाएगा। सबसे पहला अनुच्छेद जो इससे संबंधित है, दूसरा इसके कार्य, भूमिकाएं, इसकी शक्तियां, और तीसरा इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल, योग्यता, त्यागपत्र, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वन लाइनर के आधार पे 5-6 चीजें होती हैं। महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी अपने आप में एक न्याय सूचक शब्द है। आप शब्द से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न्याय को दिलाने वाला या न्याय को दिलाने में मदद करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। तो मोटा मोटी आप याद रखिए कि जिस प्रकार वकील होता है, एडवोकेट होता है, लॉयर होता है, उसी प्रकार ये भी एक एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है, लेकिन ये भारत सरकार का एडवोकेट होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के सारे कानूनी मामलों को निपटाने वाला अधिकारी, समस्त प्रकार की कानूनी सहायता देने वाला अधिकारी, या यूँ कहें आप सिंगल लैंग्वेज में, सिंगल लाइन में, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, संघ सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसके अंडर में भी कुछ अधिकारी होते हैं। एक सॉलिसिटर जनरल होता है, वो इसकी सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल के नीचे भी 4 सब सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, लेकिन मेन किरदार जो है वो महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी। तो देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है, जैसा कि प्रारंभ में बताया, नियुक्ति कौन करता है, कार्यवार इसका क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, योग्यता क्या होती है, इन सब से प्रश्न आते हैं और बहुत थोक के भाव प्रश्न आते हैं। तो देखिए नियुक्ति इसकी भी राष्ट्रपति करता है, ठीक वैसे ही जैसे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और कार्यकाल की यदि बात करें तो वो निश्चित नहीं होता और ये प्रसाद पर्यंत पद होता है। लेकिन देखिए संविधान में प्रसाद पर्यंत के भी कई अर्थ बताए गए हैं। जैसे पहले मैंने आपको पढ़ाया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में, वहां मैंने आपको बताया कि ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पद टोटली प्रसाद पर्यंत नहीं होते और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिपरिषद बहुमत को खो नहीं देता, किसी मंत्री के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ जाता, जब तक ऐसी कुछ कंडीशंस नहीं होती हैं, तब तक राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होने के बावजूद भी मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को इस प्रसाद पर्यंत पद के आधार पर निकाल नहीं सकते। लेकिन ये जो आपका महान्यायवादी का पद है,
ये टोटली प्रसाद पर्यंत होता है। इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो इंप्लीमेंट करने के बाद ही राष्ट्रपति उनको निकाल सकता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि महान्यायवादी वो एकमात्र ऐसा पद होता है, बहुत सारे पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन महान्यायवादी वो एकमात्र ऐसा पद होता है, बिल्कुल एकमात्र कहना तो उचित नहीं है, लेकिन लगभग एकमात्र, कुछ पदों के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, जिन पर पूर्णतः प्रसाद पर्यंत दया दृष्टि रहती है राष्ट्रपति की, जब चाहे उनको निकाल सकता है। व्यवहारिकता के आधार पर महान्यायवादी अपना त्याग पत्र तब देता है जब सरकार गिर जाती है, यानी सरकार विघटित हो जाती है केंद्र सरकार, तब वो अपना त्याग पत्र दे देता है। तो कार्यकाल कुछ निश्चित नहीं है, जब तक चाहे राष्ट्रपति उसको अपनी सीट पर रख सकता है। योग्यता क्या है इसकी? 3 प्रकार की योग्यताओं में कोई एक फिट बैठनी चाहिए। सबसे पहला कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक कार्य किया हो। पहला, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक काम किया हो, या उच्चतम न्यायालय में ही न्यायाधीश नहीं वकील के रूप में 10 वर्ष तक काम किया हो, या न न्यायाधीश हो न वकील हो, लेकिन राष्ट्रपति की दृष्टि में, भाई जो नियुक्ति करता है उसकी दृष्टि सबसे प्रमुख है, तो राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो। यानी ये 5 वर्ष और 10 वर्ष की शर्त भी अगर पूरी नहीं कर रहा है तो भी कानून का ज्ञाता होना चाहिए, और राष्ट्रपति महोदय उसको उठा के महान्यायवादी बना सकते हैं। 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं लेकिन वकालत करी हो उच्च न्यायालय में, तो यह याद रखें आप, या राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, ये 3 योग्यताएं मुख्यतः, जो ऊपर की 2 योग्यताएं हैं ये याद रखें आप, जिसमें न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष तक और 10 वर्ष तक वकालत की हो, इसमें से कोई एक कंडीशन अप्लाई करता हो, फुलफिल करता हो। आइए त्याग पत्र पे, तो जैसा कि हर बार आपको बताता हूं और अब बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप खुद से सोचने पर विवश हुआ करिए कि कोई भी व्यक्ति त्याग पत्र उसको ही देता है जो उसको नियुक्त करता है, नियुक्तकर्ता को ही त्याग पत्र दिया जाता है। तो कई बार इतने बचकाना सवाल भी बच्चे गलत कर देते हैं, अभ्यर्थी गलत कर देते हैं कि वो त्याग पत्र किसको देता है, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या किसी और को। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी पद हो त्याग पत्र उसको ही देगा जो नियुक्ति करता होगा। तो क्योंकि नियुक्ति करता राष्ट्रपति है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, अभी हम इसके अनुच्छेदों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसके अनुच्छेदों के बारे में आप यही पढ़ लेंगे, अलग से आपको अनुच्छेद हम बता देंगे, हमने लिख भी दिए हैं इसीलिए कि आप अनुच्छेदों के रूप में भी उन स्टेटमेंट्स को समझ सकें। चलिए आइए, अब कार्य और शक्तियों से बहुत प्रश्न आते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य और शक्तियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे एक बहुत लाजवाब टेस्टी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पद है या वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा महानुभाव है जो किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। हाँ, वोटिंग नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी ही वो पद होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, मैंने बताया आपको संसद के चैप्टर में, ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन, ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, और अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उस संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी, जबकि सदस्य नहीं होता ये। तो इन 2 बिंदुओं से बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं, इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। एक तो ये पहला बिंदु आप समझ ही सकते हैं, सरकार को विधि संबंधी, जब विधि का अधिकारी होता है तो विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा, उन विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गए हों। ठीक है, अगले पे आइए। भारत के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी अदालत में सुनवाई का उसको अधिकार होगा, यह याद रखें। यह किसी भी क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र के किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। कॉमन सी बात है, क्योंकि ये केंद्र का कानूनविद होता है, क्योंकि ये केंद्र का कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, विधि का सबसे बड़ा अधिकारी,
तो केंद्र के जहां भी मसले चल रहे हैं, जहां भी केंद्र के कानून से जुड़े हुए कोई मुद्दे चल रहे हैं, किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वहां ये ही लड़ने जाता है। तो इसके लिए अर्थात महान्यायवादी के लिए कोई सीमा का बंधन नहीं किया गया है संविधान में। ये किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी अदालत में जाके सुनवाई कर सकता है केंद्र की तरफ से। अब वही जो मैंने आपको भी बताया, ये बिंदु नंबर 3 और बिंदु नंबर 4 बहुत विशेषता से याद रखें। संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, इसे दोनों सदनों में भाग ले सकता है और अपनी बात रख सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अभी बताया आपको, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। पहले भी कई बार आपको इसके बारे में बताया है। उस संयुक्त बैठक में भाग लेने का इसका अधिकार है, भाग ले सकता है। और यह भी आपको भी बताया कि संसदीय समिति, बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं, पढ़ाई है डिटेल में आपको, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे देखें, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां, तो उन समितियों का सदस्य भी यह हो सकता है। यह 3 बिंदु भैया प्यारे मन्नो बहुत विशेषता से याद रखें। बिंदु नंबर 3, 4, 5 क्वेश्चन बहुत आता है यहां से, ठीक है। तो 3, 4, 5 विशेषता से याद रखें। संसद के सदस्य की भांति इसको भत्ते मिलते हैं। संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन इसको भत्ते संसद के सदस्य की भांति मिलते हैं। एक और बिंदु यहां पे जोड़ देता हूं कि यह संसद का सदस्य नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, यह संसद का सदस्य नहीं होता, इसीलिए यह भाग तो लेता है दोनों सदनों की कार्यवाहियों में और संयुक्त बैठक में भी भाग लेता है, लेकिन इसको वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट नहीं होता, मतदान का अधिकार इसको नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाग बेशक लेता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता और वोट संसद का सदस्य ही देता है। तो ये आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कार्य और शक्तियां पढ़ी। अब आप अनुच्छेदों पर आइए, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो मोटा मोटी हम सब जानते हैं, सब नहीं तो काफी बच्चे जानते हैं कि अनुच्छेद 76 में 76 में भारत के महान्यायवादी के विषय में वर्णन किया गया है, लेकिन आपको ज्यादातर सिर्फ ये पढ़ा दिया जाता है और आप पढ़ भी लेते हैं हंसी खुशी कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक न्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा, बस, और खेल आप खत्म कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे अंदर घुस के पूछ लेता है और 76 में भी 4 सब सेक्शंस हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ लेता है, या नहीं पूछ लेता है, या कम पूछे गए हैं तो आने के चांस है, आ तो कुछ भी सकता है। तो आपके सामने वो 76 के चारों सब सेक्शंस लिखे हुए हैं जहां से कुछ भी आ सकता है। यही एकमात्र आपका आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है महान्यायवादी के विषय में, 76। आइए इसमें आप पढ़ेंगे सब वही, आप इस 76 के जो चारों सब सेक्शंस हैं उसमें वही सब पढ़ेंगे जो आपने ऊपर पढ़ा है, लेकिन उनको सेक्शंस में, आर्टिकल्स में पिरो के यहाँ पढ़ना है। आपको ये याद रखना है, मेरे द्वारा अलग से लिख इसलिए दिया गया है कि आप ये याद रखें कि आपने ये जो पढ़ा है ये है किस आर्टिकल में, तो इसलिए अलग से आर्टिकल्स के रूप में उसको लिख दिया गया है। आर्टिकल 76(1) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ऊपर भी आपको यहां पर बताया मैंने। आर्टिकल 76(2) महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पे सूचित करें। यहां आपने पढ़ा है कि विधि संबंधी विषयों पे सलाह देगा और उन विषयों पे जो राष्ट्रपति उसके संज्ञान में लाए। तो ये किस आर्टिकल में है? 76(2) में है। 76(3) कहता है कि महान्यायवादी को कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का पूर्ण अधिकार होगा। ये भी आपने पढ़ा है यहाँ पे कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई के लिए जा सकता है, ठीक है। तो पढ़ा आप ये सब पहले भी चुके हैं, लेकिन अनुच्छेदों के रूप में आपको सेपरेट लिख के मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये भी आपके ब्रेन में छपे, अनुच्छेद भी पूछ दिए जाते हैं। और सबसे पहले जिससे बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया कि ये प्रसाद पर्यंत पद पे होता है, महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत पद पे होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन महान्यायवादी को जब चाहे राष्ट्रपति निकाल सकता है, प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को जब चाहे तब नहीं निकाल सकता। ये याद रखिए, पहले ही बताया, बार बार बताता हूं, अच्छे से याद रखिए इसे। देखिए ये आपका अभी आपने पढ़ा भारत का महान्यायवादी। तो जैसे भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। जैसा आप यहां लिखा देख रहे हैं, महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य का।
तो हालांकि ये राज्य से संबंधित टॉपिक है, ये हम सब भाग 6 में पढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर इसे सेपरेट पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से लिंकिंग नहीं कर पाएंगे, और लिंकिंग करके पढ़ेंगे तो आपको ना सिर्फ समझ में आएगा, एक समझ विकसित हो जाएगी कि आप जब भी इसे पढ़ा करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाया करेगा। तो देखिए, आपको 2 चीज़ें मोटा मोटी याद रखनी है, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखिए, बाकी लगभग हर चीज़ आपको स्वतः समझ में आ जाएगी। सबसे पहला, भारत का महान्यायवादी, जो कि शब्द से ही परिचित हो रहा है कि भारत का होता है, यानी देश का, संघ का, केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अब देश तो एक है, उसमें कई सारे राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग एक सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, और वो होता है महाधिवक्ता। तो अगर हम देश के विषय में बात करें तो महान्यायवादी, राज्य के विषय में बात करें तो महाधिवक्ता। पहला तो ये याद रखें। और दूसरा क्या याद रखना है, देश में क्योंकि सबसे बड़ा पद, या यूं कहें कि कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दिया जाता है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। इसमें शपथ नहीं लिखा है, आप लिख लें। ये सब चीज़ें राष्ट्रपति करता है, क्योंकि केंद्र का मसला है। जब राज्य का मसला होगा तो ये सारे काम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल यहां पर डाल दीजिए आप, बस चीजें देखिए कितना आसान हो जाएंगी। आपने यहां पढ़ा राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपने महान्यायवादी में पढ़ा कि उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और प्रसाद पर्यंत पद पर होता है, किसके, जो नियुक्ति करता होता है, नियुक्ति करता राष्ट्रपति है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है महान्यायवादी, और यहाँ पे क्योंकि नियुक्ति करता राज्यपाल है तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर होता है, राज्यपाल के। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ें आप, कनेक्ट करके। यहां पर भी योग्यता है कि उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो। त्याग पत्र अपने नियुक्तिकर्ता को ही देता है प्रत्येक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो राज्यपाल क्योंकि नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को ही त्याग पत्र दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे मोटा मोटी आपने यहां समझा कि महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है 76 अनुच्छेद 76। उस 76 में आपने 1 2 3 4 4 सब सेक्शंस भी पढ़े, सब आर्टिकल्स भी पढ़े। ऐसे ही यहां पे आपको मोटा मोटी ये याद रखना है कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उससे संबंधित आर्टिकल है 165 165। और 165 में आपको 2 चीजें याद रखनी है, वही 2 चीजें जो आपने ऊपर पढ़ी कि राज्यपाल नियुक्ति करता होता है और वो प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर देगा। ठीक है। और अनुच्छेद 65(3) 165(3) ये कहता है कि महाधिवक्ता को 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी होने का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी होने का अनुभव होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव। ये 2 चीजें आपको मोटा मोटी यहां से याद रखनी है। आप लिंकिंग करके पढ़ेंगे तो आपको विशेषता ये पढ़ना है, और इससे ही सारा का सारा यहां पे आपको मसाला मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने कार्य और शक्तियां भी लिखी हैं, यहां पे कार्य और शक्तियां नहीं लिखी, स्पेस के कारण मैंने कार्य और शक्तियां नहीं लिखी। आप एक हेडिंग डालें, कार्य और शक्तियां किसकी, महाधिवक्ता की, राज्य के महाधिवक्ता की कार्य और शक्तियां, और पूरी की पूरी यहां से आप एज इट इज उतारें। एज इट इज नहीं, सिर्फ केंद्र का मैटर आपको राज्य में चेंज करना है। जैसे जब हमने महान्यायवादी की बात करी तो हमने देखा सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाएंगे। यहाँ पे मित्रों सरकार से अर्थ केंद्र सरकार से है, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार होगा तो यहाँ केंद्र सरकार आप लिख लें या संघ सरकार लिख लें। तो यहाँ पे संघ सरकार है, यहाँ पे जब आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो महाधिवक्ता के अधिकारों में राज्य सरकार हो जाएगा। ये किन विषयों पे सलाह देगा, जो राज्यपाल, भाई महान्यायवादी में जो राष्ट्रपति उसकी दृष्टि में लाएगा, और महाधिवक्ता में जो राज्यपाल उसकी दृष्टि में लाएगा, क्योंकि नियुक्तिकर्ता राज्यपाल है। तो इस तरह से आप बना बना के यहाँ लिखें। देखिए यहाँ पे है संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को। यहाँ संसद तो है नहीं, यहाँ है राज्य विधानमंडल, जिसमें 2 सदन होते हैं। कौन से, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद और विधानसभा यानी इन दोनों सदनों में बोलने का अधिकार यहाँ पे भी लिखा हुआ है
यहाँ पे भी आपको यही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, तो क्योंकि यह मसला केंद्र का है, संघ सरकार का है, समूचे भारत का है, तो भारत की सीमा में तो सारे राज्य आते हैं, वहाँ पे राज्य का कोई बंधन तो है नहीं। तो यहाँ पर आपने लिखा कि महान्यायवादी का एक अधिकार यह था कि उसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। यही बिंदु जब हम महाधिवक्ता के अधिकारों में लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखना है कि महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी अदालत में, क्योंकि उसकी सीमा तो राज्य के अंदर है, राज्य के राज्यपाल ने उसको नियुक्त किया है, तो राज्य के किसी भी अदालत में उसको सुनवाई का अधिकार है। तो शक्तियां आप ऐसे बनाकर यहां पे लिख लें। देखिए किताबों में ये सब छपा हुआ है, मैं लगभग हर तीसरे चौथे चैप्टर में आपको बोलता हूं कि किताबों में ये सब छपा हुआ है। फिर आप YouTube पे या किसी दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि आप अपने दिमाग में एक समझ बना सकें, और समझ भी आप तब तक नहीं बना सकते जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आज आप पढ़ रहे हैं, 4 दिन पहले हम सब पढ़ा करते थे, हम सब पढ़ के ही तो आपको पढ़ाते हैं भाई, कभी ना कभी कोई ना कोई मास्टर पढ़ा तो है ही ना, तभी तो आपको पढ़ाता है। तो हम सब का भी ये अनुभव है, और आप ये भी ये अनुभव करते होंगे कि देखने में YouTube बड़ा अच्छा लगता है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाते, नोट्स मेकिंग नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगाते, तब तक ये ज्ञान सब अधूरा है। YouTube का एक बड़ा स्पेशल तजुर्बा है, आप कोई भी लेक्चर किसी का देखते हैं, कोई टॉपिक पहली बार पढ़ते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, 4 से 8 दिन बाद आपके दिमाग से बिल्कुल सर्फ एक्सेल की तरह गायब हो जाता है। जैसे सर्फ एक्सेल धोता है गंदगी को, ऐसे वो बिल्कुल धो देता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर प्रॉपर काम नहीं किया है, आपने देखा है और हटाया है। तो नोट्स बनाया करिए, प्रॉपर प्रैक्टिस किया करिए, 15 दिन में या 10 दिन में कम से कम 2 सप्ताह में एक रिवीजन मारा करिए, और क्वेश्चन बैंक्स जरूर लगाइए। क्वेश्चन बैंक इन द सेंस कि आप ऑब्जेक्टिव्स जरूर लगाइए। बेशक मेंस हर व्यक्ति का टारगेट है, लेकिन मेंस से पहले का जो दौर है वो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा किसी भी परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि वहां पे आपको टारगेट बिल्कुल हिट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको उस पर्टिकुलर विषय वस्तु के बारे में नहीं मालूम है जो प्री में पूछी गई, लेकिन उस विषय वस्तु से संबंधित बहुत कुछ मालूम है, वही जब मेंस में आता है तो हम बहुत अच्छे से उसे लिख देते हैं। तो प्री को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें, और प्री को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करने का सीधा सीधा एक मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस से विशेष ध्यान दें, नोट्स मेकिंग के साथ पढ़ाई करें, बहुत जल्दी आगे उपस्थित होते हैं। हम लगभग 60 से 70%, बल्कि कहना चाहिए 80% लगभग आपकी राज्य व्यवस्था खत्म कर चुके हैं। अब राज्य पर आएंगे, उससे पहले आपको कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है और कुछ और चैप्टर्स बचे हुए हैं। फिर आते हैं सीधे आपके राज्यों के ऊपर, और लगभग 15-20 चैप्टर्स मुश्किल से और होंगे, और आपकी राज्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़े रहिए और ईमानदारी से पढ़े रहिए। समय काटने के मकसद से मत पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। नमस्कार।